तो प्रोबेबिलिटी में जो है आज का हमारा पार्ट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट, दोनों में क्या डिफरेंस है उसके बारे में आज हम अभी बात करेंगे। तो सबसे पहले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के बारे में एक बार और बात कर लेते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के कई सारे नाम हैं और करके लिख लेंगे इसको डिसजॉइंट इवेंट भी बोलते हैं, डिसजॉइंट इवेंट, या फिर इसको एक और नाम है इनकम्पैटिबल इवेंट। ये 3 नामों से जाना जाता है और हम पहले इसके बारे में पढ़ चुके हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ये 2 इवेंट अगर E1 और E2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो उनका इंटरसेक्शन जो है वो फाई होगा। अगर एक इवेंट हो रही है तो फिर दूसरी इवेंट कभी नहीं हो सकती, और अगर दूसरी इवेंट हो रही है तो पहले इवेंट, मतलब दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो इंडिपेंडेंट इवेंट से डिफ्रेंशिएट करेगा। इंडिपेंडेंट इवेंट में दोनों इवेंट एक साथ हो सकती हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में दोनों इवेंट एक साथ नहीं हो सकती। यहाँ मैं लिख देता हूँ हिंदी में, दोनों इवेंट एक साथ नहीं हो सकते। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। 2 इवेंट are called mutually exclusive event, mutually exclusive event if occurrence of one rules out chance of occurrence of other। तो ये वही चीज़ है जो यहाँ पर लिखी हुई है कि दोनों इवेंट एक साथ नहीं हो सकते। अगर एक हो रही है तो दूसरी इवेंट नहीं होगी, और अगर दूसरी इवेंट हो रही है तो पहली इवेंट नहीं होगी। अगर हमने एक डाई को रोल किया है, इवन जो है वो आउटकम इवन आने की है। इवन का मतलब 2 4 6 आ जाए डाइस में, और E2 जो है वो आउटकम ऑड आने की है 1 3 5। तो E1 और E2 जो है वो E1 एंड E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अगर इवन आया है तो ऑड नहीं आएगा, और अगर ऑड आया है तो इवन नहीं आएगा। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अगर हम इसको इस तरीके से वेन डायग्राम में समझना चाहें, क्योंकि उसमें भी इंडिपेंडेंट में भी हमें वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो अगर ये E1 इवेंट है और ये E2 इवेंट है तो इनका इंटरसेक्शन हमेशा क्या होगा, फाई। अब डाउट ये हो जाता है लोगों को, बच्चों को, कि ये भी तो दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, अलग अलग है। इंडिपेंडेंट का मतलब अलग अलग नहीं है, ठीक है ना। हम डाउटफुल केस बना देते, कह देते कि भाई ये E1 है और ये E2 है और एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, अलग अलग है तो इंडिपेंडेंट। तो ये डाउट नहीं रहना चाहिए। इंडिपेंडेंट को मैं यहीं पे बना के दिखा देता हूँ कि E1 और E2 इवेंट इंडिपेंडेंट कब होंगी, जब E1 भी हो रहा हो और E2 भी हो रहा हो, और दोनों भी साथ में हो सकते हैं। जैसे ये वाला पार्ट जो है, इंटरसेक्शन पार्ट जो है, वो दोनों एक साथ वाला है, तो ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो बहुत बड़ा डाउट रहता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट में। अगर कोई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो वो इंडिपेंडेंट नहीं होगी, और अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगी। तो इसीलिए पहले हमने बात कर लिया कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होती है। अगर मान लिया हमें क्वेश्चन मिलता है और हमें पहचानना है कि ये
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अपने से एक क्वेश्चन पूछ लेंगे कि जो ये इवेंट E1 और E2 है, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं क्या। अगर ये दोनों एक साथ हो सकते हैं तो ये इंडिपेंडेंट है। अगर ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। बात समझ में आ रही है। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। नाम जो है वो इंग्लिश में जो नाम है ना, उससे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि हम ये जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है इसको हम कह देते हैं कि ये इंडिपेंडेंट है। ये जो है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है ना। तो जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है वो इंडिपेंडेंट नहीं होगी, और जो इंडिपेंडेंट है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगी। जब भी हमें इवेंट में डाउट होगा, कंफ्यूजन होगा कि ये, क्योंकि दोनों के फॉर्मूले अलग अलग हो जाएंगे। इंडिपेंडेंट इवेंट का फॉर्मूला अलग, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का अलग। तो हम अपने से एक क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई क्या ये दोनों इवेंट एक साथ हो सकती है। अगर ये दोनों इवेंट एक साथ हो सकती है तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि एक का फर्क दूसरे पे नहीं पड़ेगा। पहली इवेंट हो रही है तो उसको दूसरे से मतलब नहीं है, दूसरी हो या ना हो उससे मतलब नहीं। हो सकता है दोनों एक साथ हो जाए। तो दोनों इवेंट एक साथ नहीं होंगी तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दोनों इवेंट एक साथ होंगी तो इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि एक का फर्क दूसरे पे नहीं पड़ेगा। पहली इवेंट अगर हो रही है तो उसका दूसरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इस पर मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि डाउट आ जाता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को हम इंडिपेंडेंट बोल देते हैं और इंडिपेंडेंट को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी कौन सी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ये इवेंट एक साथ नहीं हो सकती है, जबकि इंडिपेंडेंट इवेंट एक साथ हो सकती है। तो नेक्स्ट हेडिंग अपनी हो जाएगी इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, एक इवेंट अगर हो रही है तो उसको दूसरी से मतलब ही नहीं है कि वो दूसरी हो रही कि नहीं, तो उसको हम बोलेंगे एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। जबकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या है कि अगर एक हो रही है तो फिर दूसरी नहीं होगी, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो इंडिपेंडेंट क्या हो जाएगा, टू इवेंट्स are called independent event. Two events are called independent event if occurrence or non-occurrence of one does not affect the chance of occurrence of other. एक का फर्क जो है वो दूसरे पे नहीं पड़ने वाला, उससे हमें कोई मतलब नहीं कि वो हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। टू इवेंट्स आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट इफ अकरेंस ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ वन डज नॉट अफेक्ट द चांस ऑफ अदर, अकरेंस ऑफ अदर। यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख भी देता हूँ, क्या हो जाएगा, एक का फर्क दूसरे पे नहीं पड़ेगा।
यानी दोनों एक साथ हो सकती है, दोनों इवेंट एक साथ हो सकती है। तो ये ऐसी इवेंट को क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केस कैसे बनने वाले हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 52 कार्ड्स हैं, ठीक है ना, प्लेइंग कार्ड्स है एक, और उसमें 52 कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स प्लेइंग कार्ड में, और उसको हमने इवेंट E1 दे दिया, और दूसरी एक इवेंट ले लिया, एक कॉइन ले लिया, उसका नाम E2 रख दिया। टॉसिंग अ कॉइन E2 हो गया, और प्लेइंग कार्ड्स के इवेंट्स को हमने E1 दे दिया। अब कार्ड में से हमें ये बताना है कि हमने कोई भी एक कार्ड लिया और उसमें से जो है एक किंग आ गया, ठीक है, वो हो जाएगा E1। E1 का मतलब क्या है? प्लेइंग कार्ड में से किंग आने की प्रोबेबिलिटी E1 है, या इवेंट जो है वो E1 है। और दूसरा जो कॉइन लिया है उसमें टेल आने की इवेंट जो है वो E2 है। फिर से सुनेंगे एक बार। हमारे पास प्लेइंग कार्ड्स है और कॉइन है। E1 जो है वो प्लेइंग कार्ड में किंग आने की है, और E2 जो है वो जब टॉस कर रहे हैं तो टेल आने की है, E2। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जब हमने कार्ड से एक कार्ड ड्रॉ किया और हो सकता है कि वो किंग आ जाए, और दूसरा जब टेल जो कॉइन था उसमें से जो है हमने टॉस किया, तो हो सकता है कि उसमें से टेल आ जाए। तो क्या कॉइन पे इस बात का फ़र्क पड़ा है क्या कि कार्ड में किंग आया कि नहीं आया, या कार्ड में इस बात का फ़र्क नहीं पड़ा कि कॉइन में हेड आया कि टेल आया? हो सकता है ये दोनों एक साथ आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसी इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट। पहली भी इवेंट हो जाए और दूसरी भी इवेंट हो जाए, एक का फ़र्क दूसरे पे नहीं पड़ता है, दोनों एक साथ हो सकते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। मेरे ख्याल से अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। अभी भी किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। हेलो सर। हाँ जी, बोलिए। सर, इंडिपेंडेंट इवेंट हमेशा दो अलग अलग चीज़ों पे लगता है, जैसे कार्ड्स और कॉइन लिया, कार्ड्स और डाई। हाँ, कह सकते हैं, बिल्कुल। हाँ, तो सेम सेम जैसे सेम गेम हो तो उसमें भी तो नहीं लग सकता वो ना। हमें चेक करना पड़ेगा। हम डिसाइड इस तरीके से नहीं कर सकते कि अगर दो अलग अलग हैं तो ही होगा। हमें ये देखना पड़ेगा, आईक्यू से चेक करना पड़ेगा कि क्या ये दोनों इवेंट एक साथ हो सकते हैं। अगर हो सकते हैं तो ये इंडिपेंडेंट है, अगर नहीं हो सकते तो ये ओ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। कोई भी रूल हम ऐसा ना बनाए ओ, कि जिसमें हम फंस जाए। तो कोई ऐसा एग्जांपल जो सेम गेम में वो अभी एप्लीकेबल हो। क्वेश्चन अभी मैं दूंगा, तब आपको पहचानना है। अभी अभी मैं देता हूँ, ठीक है। ठीक है। अभी ओके देता हूँ। ओके सर। थोड़ा सा इंडिपेंडेंट के बारे में और लिख लेते हैं। जैसे ये इंडिपेंडेंट इवेंट हो गई ना, ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है। इफ इवेंट ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ बी, इफ इवेंट ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ बी, अगर ए जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ बी है, तो हमने पी ए अपॉन बी का फॉर्मूला पढ़ा था ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। लेकिन अगर ये इंडिपेंडेंट
independent. Okay. If event A is independent of B, तो पी ए अपॉन बी की वैल्यू जो है वो पी ए की इक्वल होगी. क्यों ऐसा हो रहा? कोई इवेंट जो है भाई, पी ए अपॉन बी का मतलब क्या होता है? पी ए अपॉन बी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जबकि बी हो चुका है. ये तो होता है पी ए अपॉन बी का मतलब. और इसका फॉर्मूला भी अभी है, वो अभी हम लिखेंगे. अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो पी ए अपॉन बी जो है वो पी ए की इक्वल है. भाई एक का होने का दूसरे पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा. बी हुई कि नहीं हुई उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, वो अपनी प्रोबेबिलिटी के इक्वल है. पी ए अपॉन बी इक्वल टू पी ए. मतलब इवेंट ए और बी अगर इंडिपेंडेंट है तो बी को ए से कोई लेना देना ही नहीं है, वो अपनी ही प्रोबेबिलिटी की इक्वल है. तो पी ए अपॉन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी ए. और पी ए अपॉन बी हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है. पी ए अपॉन बी क्या होगा? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी. इसको और इसको जब आप कंपेयर करेंगे तो इंडिपेंडेंट इवेंट का फॉर्मूला बन जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी इक्वल टू पी ए. तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी ए इंटू पी बी. इंडिपेंडेंट इवेंट का ये फॉर्मूला बन जाएगा. हमें सीधे सीधे ये याद रखना है कि अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी हो जाएगा. दो इवेंट इंडिपेंडेंट कब होती है? जब एक से दूसरे का कोई मतलब नहीं है. ये कब के लिए? इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट. जब भी कभी इंडिपेंडेंसी चेक करनी होगी कि ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट हैं कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे? पी ए निकालेंगे, पी बी निकालेंगे और पी ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे. और अगर पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए और पी बी की इक्वल है, मल्टीप्लाई में पी ए इंटू पी बी की इक्वल है, तो फिर ये इंडिपेंडेंट हो जाएगी. ये जो ऊपर मैंने लिखा है ना, इसको सिर्फ समझने के लिए है कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो बी को ए से कोई लेना देना है ही नहीं, वो तो अपनी ही प्रोबेबिलिटी की इक्वल है. तो इसीलिए हमने पी ए अपॉन बी को पी ए के इक्वल लिखा है. पी ए अपॉन बी पी ए के इक्वल क्यों हो गया? ये नहीं होता है, ये तो होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी. लेकिन अगर ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ए को बी से कोई लेना देना नहीं है. बी हुई कि नहीं हुई उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो अपनी ही प्रोबेबिलिटी की इक्वल है. तो पी ए अपॉन बी इक्वल टू पी ए कर दिया. तो पी ए अपॉन बी का एक फार्मूला लगा दिया जो होता है, उसी से हमारा ये रिजल्ट आ गया कि पी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो पी ए इंटू पी बी की इक्वल है. तो जब भी कभी हमें दो इवेंट गिवन होंगी और हमें चेक करना होगा कि भाई ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे? पी ए फाइंड आउट करेंगे, पी बी फाइंड आउट करेंगे और पी ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करेंगे. और अगर पी ए इंटू पी बी दोनों का मल्टीप्लाई पी ए इंटरसेक्शन बी की इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे. ठीक है ना? अभी क्वेश्चन करते हैं 2 मिनट में. भी एग्जाम्पल अभी हमें मिलने वाले हैं कई सारे. पहले थोड़े से फॉर्मूले लिख लेते हैं. अच्छा, ये कौन बताएगा ए और ए बार जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट है कि डिपेंडेंट होंगे? ए और ए बार, ए और ए बार मैं बता देता हूँ क्या है. सबने वैसे सेट्स में पढ़ा हुआ है. ए और ए बार का मतलब सबको पता है. ये इवेंट ए है, ये यूनिवर्सल सेट एस हो गया,
सैंपल स्पेस के साथ। तो ये जो बाहर वाला पार्ट है ये है ए बार, ए के बाहर वाला पार्ट, जितना भी ए के बाहर है वो पार्ट कौन सा है, ए बार। हेलो सर, हाँ जी बताइए। डिपेंडेंट होगा। जी हाँ बिल्कुल सही है। ए और ए बार जो है वो इंडिपेंड नहीं है, वो जो है हमेशा डिपेंड करेंगे। ये ए बार है, ये अंदर वाला पार्ट हो गया, और ये वाला पार्ट जो है ए बार। ए और ए बार तो आपस में बहुत डिपेंड करेंगे। क्यों? अगर ए हो रहा है तो ए बार हो ही नहीं सकता, और अगर ए बार हो रहा है तो ए नहीं हो सकता। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे कि ए और ए बार इंडिपेंडेंट नहीं है, ए और ए बार जो है डिपेंडेंट है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लेंगे, ए एंड ए बार, ए एंड ए बार इज नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट। ये तो डिपेंडेंट इवेंट हो गया। अगर ए हो रहा है तो ए बार हो ही नहीं सकता, और अगर ए बार हो रहा है तो ए नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ए और ए बार या बी और बी बार, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है। फिर एक और प्रॉपर्टी है वो लिख लेते हैं, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट सेकंड है। If A and B are independent event, if A and B are independent events, then इसमें 2-3 पॉइंट है वो लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है A बार एंड B आर। अब बताओ ये क्या होंगे, ए बार एंड बी जो है वो इंडिपेंडेंट होंगे कि डिपेंडेंट होंगे? ए बार और बी, इसी में जहाँ पर ऊपर डायग्राम बना है, अगर इसी में मैं एक बी और बना दूँ तो ए बार और बी जो है वो इंडिपेंडेंट होंगे कि डिपेंडेंट होंगे? इंडिपेंडेंट। बिल्कुल सही है। देखो डायग्राम से और थ्योरी से हमको सॉल्व करने के लिए ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मैथमेटिकली हमें प्रूव करने की भी ज़रूरत नहीं। अभी तो हम करेंगे ही, लेकिन अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं ए बार एंड बी आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। इसको मैथमेटिकली भी अभी प्रूव करेंगे। सेकेंड पॉइंट जो है इसका, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, सेकेंड पॉइंट हो गया ए एंड बी बार। जैसे ए बार और बी थे, ए एंड बी बार आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। उसके बाद थर्ड जो है इसका हो जाएगा ए बार एंड बी बार आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। ये 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं और इनको मैथमेटिकली प्रूव करना है हमको कि ऐसा क्यों है। वैसे तो देख के डायरेक्ट समझ में आ रहा है, तो करें आप फर्स्ट वाले को ज़रा प्रूव करके देखें, मैथमेटिकली प्रूव कर पाएंगे क्या? अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इसका मतलब इन्होंने हमें क्या बता दिया? इन्होंने हमें बता दिया कि पी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो पी ए इंटू पी बी के इक्वल है। एक ये गिवन है कंडीशन, और हमें प्रूफ क्या करना है, पी ए बार इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए बार और इंटू पी बी। ये हमको प्रूफ करके लाना है। तो आप चाहे एल एच एस से आर एच एस लेके आए या आर एच एस से एल एच एस लेके आए, मैथमेटिकली हमको प्रूव करके दिखाना है कि पी ए बार इंटरसेक्शन बी जो है वो पी ए बार इंटू पी बी के इक्वल है।
और ज़्यादा बड़ा नहीं, 2 से 3 लाइन का ही कैलकुलेशन होगा। थोड़ा वेन डायग्राम के बारे में आप सोचिए कि ए बार इंटरसेक्शन बी कौन सा पार्ट है। ये इवेंट ए हो गई हमारी और ये इवेंट बी हो गई। कौन सा पार्ट है ए बार इंटरसेक्शन बी? ये वाला जो पार्ट है ए बार इंटरसेक्शन बी, या इसको बी माइनस ए भी बोलते हैं। ये हम लोगों ने पहले सीखा हुआ है कि इसको बी माइनस ए बोलते हैं। ये वाले पार्ट की बात हो रही है। सर। हाँ जी बताइए। सर हो गया। ओके गुड। क्या करेंगे बोल दो जरा। सर जो RHS साइड है वहाँ से अच्छा पी आर एच एस से, ए बार को एल एच एस से बताओ। सेम ही है दोनों से वैसे तो। मैंने RHS। हो तो जाएगा ना इससे भी। हाँ हाँ। देखो पी ए बार इंटरसेक्शन बी को हम ले लेते हैं, ये दोनों से कर देता हूँ। आपने आर एच एस से किया, मैं एल एच एस से ये कर देता हूँ। वैसे दोनों सेम ही है, कुछ खास फर्क नहीं है। ए बार इंटरसेक्शन बी को हम क्या लिख सकते हैं, ये वाले पार्ट को हम लिख सकते हैं पी बी में से क्या माइनस कर दें, पी ए इंटरसेक्शन बी। अगर हम पी बी पूरे सर्कल में से ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट माइनस कर दें तो ए बार इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। तो पी बी तो हमें पता है, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू भी ये पता है, पी ए इंटू पी बी। इन दोनों में से पी बी कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी ए, और 1 माइनस पी ए क्या होता है, पी ए बार। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और इंटू पी ए बार। इसी को आपने यहाँ से स्टार्ट किया होगा, पी ए बार की वैल्यू 1 माइनस पी ए रखा होगा, ऐसे किया ना। हाँ सर पूरा उल्टा। हाँ बिल्कुल। हाँ तो वही है सेम मेथड, चाहे आप आर एच एस से एल एच एस करें या एल एच एस से आर एच एस। पी ए बार की वैल्यू 1 माइनस पी ए रख के मल्टीप्लाई कर दो और पी ए पी बी को पी ए इंटरसेक्शन दी। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। तो सेकेंड थर्ड भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे वेक्टर लगा दिया, ये बार एंड बी बार है। कर लो जल्दी से सेकेंड भी, ए एंड बी बार आल्सो इंडिपेंडेंट। A and B bar are also independent. ये हमको प्रूव करना है। A इंटरसेक्शन B बार का मतलब A माइनस बी निकालना है हमको। A माइनस बी कौन सा पार्ट हो जाएगा, ये अगर A है और ये B है तो ये वाला जो पार्ट है वो हो जाएगा A इंटरसेक्शन B बार या A माइनस बी बार। तो LHS ले लिया हमने, पी ए इंटरसेक्शन बी बार, और ये लिख दिया पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। और पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पी ए इंटू पी बी होगी। ये ऊपर गिवन है कि ए और बी इंडिपेंडेंट है, पी ए ले लिया कॉमन तो 1 माइनस पी बी। तो ये हो गया पी ए इंटू पी बी बार, और ये आ गया आर एच एस।
सिमिलरली थर्ड वाले में क्या करना होगा, थर्ड में हमको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ए बार इंटरसेक्शन बी बार पी ए बार इंटू पी बी बार। इसको भी ज़रा आप बताएं कैसे करेंगे। हेलो सर, हाँ जी बोलिए। the probability of A bar intersection B bar is equal to probability of A intersection B। वहां से फिर ए डायरेक्ट हो जाएगा। नहीं नहीं, पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हाँ, कैसे? मतलब नहीं नहीं, बार आएगा। उसके बाद उसका होल बार। ए इंटरसेक्शन बी का होल बार। हाँ, नहीं, और सोचो और सोचो। पहले तो हमें ये आइडिया होना चाहिए कि ये ए बार इंटरसेक्शन बी बार कौन सा पार्ट है। ए बार सर इंटरसेक्शन, हाँ जी बताइए। सैंपल स्पेस में से यूनियन को माइनस कर देंगे। हाँ अब सही बात है। ये जो हमारे पास है ये वाला पार्ट जो बाहर का पार्ट है ना, ए और बी से बाहर का पार्ट जो है इसको थोड़ा बड़ा कर। तो ये बार है ए बार इंटरसेक्शन बी बार, यानी ये वाला जो एरिया है ए और बी के बाहर वाला पार्ट जो है वो है। ए के बाहर और इंटरसेक्शन बी के बाहर, ए बार इंटरसेक्शन बी बार। तो देखिए ये हम ऐसे लिख सकते हैं एलएचएस में, पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार, इसमें हम लगाएंगे डी मॉर्गन्स लॉ, इसको बोलेंगे ए यूनियन बी का होल बार। ये सेट्स में हमने पढ़ा था, ए यूनियन बी का होल बार इक्वल टू ए बार इंटरसेक्शन बी बार, और ए यूनियन बी को हम लिखेंगे वन माइनस ए यूनियन बी के बार को लिखेंगे वन माइनस पी ए यूनियन बी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी होने की और ना होने की दोनों का सम किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल। चाहे वो ए हो ए बार के साथ, बी हो बी बार के साथ, या ए यूनियन बी हो ए यूनियन बी के बार के साथ। अब बस यहाँ से फिर फॉर्मूला लगा देते हैं। पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, और पी ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पर, बल्कि ब्रैकेट ओपन ही कर देते हैं अब यहाँ पर। तो वन माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, पी ए माइनस ऑफ पी बी और प्लस ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, पी ए इंटू पी बी, क्योंकि क्वेश्चन में ऊपर ही गिवन है ए और बी इंडिपेंडेंट है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ये हमको गिवन है कि पी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो पी ए इंटू पी बी के इक्वल है। ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी।
अब यहाँ से 1 कॉमन ले लिया तो 1 माइनस पी ए हो गया, यहाँ से माइनस का पी बी कॉमन ले लिया तो 1 माइनस पी ए हो गया, और इन दोनों में से 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉमन ले लिया तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गई। तो 1 माइनस पी ए को हम लिख सकते हैं पी ए बार, और पी बी 1 माइनस पी बी को लिख सकते हैं पी बी बार। तो यही हमें प्रूव करना था, पी ए बार इंटू पी बी बार, पी ए इंटरसेक्शन बी बार को पी ए बार इंटू पी बी बार। आर एच एस से भी एल एच एस में बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में ऐसे ही हमको चलना पड़ेगा। ओके, कोई इसमें प्रॉब्लम? अब इसी में एक और आता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, वो और देख लेते हैं फिर क्वेश्चंस करते हैं। तो इसमें दो प्रॉब्लम आती है, एक तो हमें पहचानना होगा कि इंडिपेंडेंट इवेंट कब है और डिपेंडेंट इवेंट कब है। क्योंकि अब क्वेश्चन जो मिलेंगे वो कहेगा कि विदाउट रिप्लेसमेंट है और विद रिप्लेसमेंट है। एक बोलेगा विदाउट रिप्लेसमेंट और एक होगा विद रिप्लेसमेंट। तो इस तरीके से हमको ध्यान रखना है, एक वर्ड याद कर लेते हैं, और जो वर्ड है वो खुद वर्ड ही है। वर्ड का मतलब क्या है? W का मतलब विद, आउट, R का मतलब हो गया रिप्लेसमेंट। जब भी कभी विदाउट रिप्लेसमेंट की बात होगी तो D का मतलब डिपेंडेंट, तो वो डिपेंडेंट इवेंट हो जाएगा। ठीक है ना, ये वर्ड हमको याद रखना है कि जब भी कभी विदाउट रिप्लेसमेंट की बात होगी तो वो जो इवेंट्स होंगी वो डिपेंडेंट इवेंट्स ही होंगी। तो वर्ड का फुल फॉर्म क्या हो गया? विदाउट रिप्लेसमेंट जब भी क्वेश्चन आता है तो हम समझ जाएंगे कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट का केस होगा। दोनों में अलग अलग केसेस चलने वाले हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट में जो है पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी के इक्वल होगा, और डिपेंडेंट जब होगी तो फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रहेगी, जो अभी हमने पढ़ा था पी ए अपॉन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो अब यहाँ पर हेडिंग नेक्स्ट लिख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जब विदाउट रिप्लेसमेंट होगा तो डिपेंडेंट होगा, और जब विद रिप्लेसमेंट होगा, विद रिप्लेसमेंट तो इंडिपेंडेंट होगा। तो हम तो सिर्फ ये वर्ड याद रखेंगे कि अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है तो डिपेंडेंट है, नहीं तो फिर इंडिपेंडेंट तो है ही। नेक्स्ट हेडिंग हमारी हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम
मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। और इसमें हम दोनों के केस लेके चलेंगे कि जब डिपेंडेंट है और जब इंडिपेंडेंट है, दोनों का केस हम लेके चलने वाले हैं। केस 1 केस 2 करके करेंगे। पहले 2 इवेंट्स के बारे में करेंगे, फिर 3 इवेंट्स और फिर n इवेंट्स। n इवेंट्स में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। देखो, इंडिपेंडेंट होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी अप टू पी एन तक जो भी है। डिपेंडेंट में थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो थ्योरम 1 करके लिख लेते हैं। ये सिर्फ 2 इवेंट्स के बारे में बात हो रही है। लेट द 2 इवेंट्स ए एंड बी आर डिपेंडेंट इवेंट। अगर ए और बी डिपेंडेंट इवेंट है तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या होगी प्रोबेबिलिटी की, जो हमने फार्मूला पढ़ा था ना, पी ए अपॉन बी, वो क्या होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो इसी का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी इंटू पी ए अपॉन बी। पी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो पी बी इंटू पी ए अपॉन बी हो जाएगा। पी ए अपॉन बी का क्या मतलब है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इफ बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी इंटू पी ए अपॉन बी। अगर हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो इसको हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन 2 इवेंट्स ए एंड बी इफ ए एंड बी आर इनडिपेंडेंट, नहीं डिपेंडेंट इवेंट है। इंडिपेंडेंट होती तो क्या हो जाता, पी बी इंटू पी ए हो जाता, या पी ए इंटू पी बी हो जाता। भाई हमने 2 फार्मूले पढ़े थे ना, और करके ऐसे भी तो हो सकता है कि पी बी अपॉन ए क्या होता है, पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए। तो ए इंटरसेक्शन बी बोलो या बी इंटरसेक्शन ए बोलो, बात एक ही है, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए और इंटू पी बी अपॉन ए। हम ऐसे याद रखेंगे कि हमने क्या किया, पी ए इंटरसेक्शन बी में अगर ए और बी डिपेंडेंट है तो ये लो भाई ए की प्रोबेबिलिटी पी ए, और ये लो बी की प्रोबेबिलिटी जब ए हो चुका है। जैसे यहाँ पर हम बात करें फर्स्ट वाले में, तो ये लो बी की प्रोबेबिलिटी, ये बी की प्रोबेबिलिटी है, और ये लो ए की प्रोबेबिलिटी जब बी हो चुका है। अभी हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बनाएंगे तो उसमें भी ऐसे ही याद रखें, जैसे ये पी ए इंटरसेक्शन बी है तो ये हमने लिया ए की प्रोबेबिलिटी, और ये बी की लिया जब ए हो चुका है। लेकिन ये सारे केसेस किसके लिए है, जब ए और बी क्या है, डिपेंडेंट इवेंट है। ये थ्योरम 1 का जो है वो फर्स्ट पार्ट था। जब ए और बी जो है डिपेंडेंट इवेंट है तो पी ए इंटरसेक्शन बी का ये फॉर्मूला लगेगा। इसी का सेकेंड पार्ट क्या होगा, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट के लिए तो अभी हम पहले ही कर चुके हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, पी ए इंटू पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, पी ए इंटू पी बी। अभी हमने पीछे भी इसका रिजल्ट का यूज़ किया है। तो अगर 2 इवेंट ए और बी
इंडिपेंडेंट है तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, पी ए इंटू पी बी। इसमें ज़्यादा सोचना नहीं। डिपेंडेंट वाले में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि पहले हम ए की प्रोबेबिलिटी देंगे और फिर बी की प्रोबेबिलिटी देंगे जब ए हो चुका है। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास ए बी सी 3 है या 5 है, ए बी सी डी, सभी को जनरलाइज करके हम बोल सकते हैं। तो ठीक है, थ्योरम सेकंड या केस सेकंड हम ले लेते हैं। लेट ए बी सी बी 3 इवेंट और पहले बात करेंगे डिपेंडेंट की। डिपेंडेंट इवेंट है तो क्या होगा। तो देखिए अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट फार्मूला बनाऊंगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का, क्योंकि अब उससे तो बनने वाला नहीं है। तो हम कैसे याद रखेंगे ये समझिए आप। ये हमने लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये हमने लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब ए हो चुका है। ऐसे हम बनाएंगे फॉर्मूला। ये पहले हमने लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फिर हमने लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब ए हो चुका, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जब ए और बी दोनों हो चुके हैं। इस तरीके से हमारा 3 के लिए बन जाएगा। 3 डिपेंडेंट इवेंट के लिए ये फॉर्मूला बनेगा। ये लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और ये लो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब ए हो चुका है, बी अपॉन ए हो गया मल्टीप्लाई में, और ये लो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जब ए और बी दोनों हो चुके हैं, तो सी अपॉन ए इंटरसेक्शन बी। अब चाहे 2 हो, 4 हो, 10 हो, n हो, सब के लिए यही फॉर्मूला बनने वाला है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही। अब इसी का अगर हम केस सेकंड लिख लें कि भाई अगर इंडिपेंडेंट है तो उसमें इतना टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो सारे अपनी मल्टीप्लाई के इक्वल हो जाएंगे, अलग अलग प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लाई के इक्वल हो जाएंगे। तो पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। थ्योरम थर्ड करके एक और बस लिख लेते हैं, सेम ही है, कुछ ऐसा खास नहीं है। 5 इवेंट ले लेते हैं। लेट ए बी सी डी ई बी 5 डिपेंडेंट इवेंट। तो क्या होगा बताओ, कौन बताएगा भाई। पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी इंटरसेक्शन ई। एन तक के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, एन में भी यही रूल हो जाएगा। क्या करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम एक एक प्रोबेबिलिटी देना स्टार्ट करते हैं। पहले हम बोलते हैं ये लो भाई ए की प्रोबेबिलिटी, फिर ये लो भाई बी की प्रोबेबिलिटी जब ए हो चुका है, ये लो प्रोबेबिलिटी सी की जब ए और बी दोनों हो चुके हैं, ये लो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी ए बी और सी तीनों हो चुके हैं, और ये लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब ए बी सी और डी चारों हो चुके हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को? तो ये है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम डिपेंडेंट के लिए और इंडिपेंडेंट। एक के लिए, 2 के लिए, 10 के लिए, किसी के लिए भी बनाना हो बना सकते हैं।
तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, बी अपॉन ए का मतलब सबको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। सी अपॉन ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सी व्हेन ए एंड बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। सिमिलरली डी और ई के लिए भी है। कितनी भी प्रोबेबिलिटी हो डिपेंडेंट इवेंट के लिए हम इसी तरीके से बना सकते हैं। अब अगर यही इंडिपेंडेंट हो जाती, ए बी सी डी ई जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाती सेकेंड केस में, इफ़ ए कॉमा बी कॉमा सी डी ई या एन तक कोई भी होते इंडिपेंडेंट इवेंट, तो इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल मल्टीप्लाई, ए बी सी डी और ये ई इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्रोबेबिलिटी ऑफ डी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ये हो जाएगा अगर ए बी सी डी ई जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट है, सिंपल मल्टीप्लाई सभी की, क्योंकि इंडिपेंडेंट में पहली वाली को दूसरी से कोई मतलब ही नहीं, वो तो अपने ही प्रोबेबिलिटी के इक्वल है। तो इसीलिए जहाँ बी अपॉन ए था वहाँ पर सिंपल क्या आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गया। जहाँ पर सी अपॉन ए इंटरसेक्शन बी था वहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हो गया। तो कितनी भी प्रोबेबिलिटी अगर इंडिपेंडेंसी चेक करनी है तो वो सिंपल डायरेक्ट मल्टीप्लाई के इक्वल है। एक और पॉइंट लिख लेते हैं थ्योरम 4 करके। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ probability of occurrence of at least one of A, B, C, D, E if events are independent. एटलीस्ट वर्ड आ गया, तो आपको याद होगा मैंने हमेशा एटलीस्ट के बारे में बताया है, एटलीस्ट प्लस नन इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो अगर हम एटलीस्ट ढूंढने चालू करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो। तो हम क्या करेंगे? पी ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी यूनियन ई, ये पूछा जा रहा है। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? नन। नन का मतलब क्या हुआ? ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी यूनियन ई का बार। हमारी ना बात, होने प्लस ना होने की दोनों का सम 1 की इक्वल, तो 1 माइनस, और ये जो है यहाँ पर डिमॉर्गन्स लॉ लगा देते हैं, यूनियन के ऊपर बार है तो सारे इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएंगे, ए बार इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार इंटरसेक्शन डी बार इंटरसेक्शन ई बार। और अगर ये इंडिपेंडेंट है तो ये अपनी अपनी अलग अलग प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बार और मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार। तो ये भी क्वेश्चन हमें अभी मिलेगा। ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी यूनियन ई।
बताइए यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम? नहीं तो फिर क्वेश्चंस करते हैं फिर इनके। चलिए तो क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ लिखते हैं। A bag contain 5 white ball, 7 red ball and 8 black ball. If if 4 balls are drawn one by one without replacement, then probability of getting all white ball ए ऑप्शन में 1/6 है, बी में है 1/898, 1/969, 1/236। एक बैग है जिसमें 5 वाइट बॉल है, 7 रेड बॉल है और 8 ब्लैक बॉल है। 5 वाइट है, 7 रेड है और 8 ब्लैक है। 4 बॉल्स 1 बाई 1 विदाउट रिप्लेसमेंट निकालनी है। पहले फर्स्ट निकाली, फिर सेकंड निकाली, फिर ये थर्ड निकाल दिया और ये फोर्थ निकाल दिया। 1 बाई 1 सारी की सारी निकालनी है। और विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो विदाउट रिप्लेसमेंट ये बताएगा हमको कि डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। और फिर ए बी सी डी चारों ही निकालनी है। ऑल वाइट बॉल्स 1 बाई 1 4 बॉल्स निकालनी है और सभी वाइट होनी चाहिए। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, और ये सारी वाइट निकालनी है। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब ए हो चुका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जब ए और बी दोनों हो चुके हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ डी जब ए बी सी तीनों हो चुके हैं। ये सब ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधे सीधे एक लाइन में आंसर आएगा। लेकिन अभी चूँकि हम समझ रहे हैं तो इसलिए हम पूरा पूरा पार्ट लिख रहे हैं। और अभी एक ही एक निकाल रहे हैं तो इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन का भी यूज़ नहीं होगा। जब 2 या 3 या 4 निकालेंगे, जैसे 5 वाइट है उसमें से 4 निकाल ली, तब 5C4 होगा। सिलेक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पर तो अभी एक ही निकालने हैं, तो अभी मैं खैर परमुटेशन कॉम्बिनेशन के टर्म में लिख रहा हूँ, लेकिन ज़रूरत नहीं है। 5 में से एक को हम 5 ही लिख सकते हैं। और टोटल कितनी है? 20 में से 1 ले लिया, तो इसको 5/20 भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन अभी बात होगी कि जब 2 बॉल या 3 बॉल, तो फिर हम 5C2 5C3 या 5C4 लेंगे। तो अपनी आदत ऐसे ही बना लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब ए हो चुका है 5 भाई, देखिए हमारे पास 5 वाइट थी, उसमें से एक हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो अब हमारे पास कितनी बची? 4 वाइट, उसमें से एक ले लिया। टोटल 20 थी, टोटल जो है वो 20 है ना। तो अब 20 में से 1 लिया था, अब 19 में से 1 लेंगे। फिर अब 3 बची, 3 में से 1, 18 में से 1, और अब बची 2 बची, और 17 में से 1। वैसे ये सी ना लिख के हम डायरेक्ट भी इसको कर सकते थे, सी इसलिए हमने लिखा
क्योंकि आगे क्वेश्चन में सी का यूज़ होगा, तो कब यूज़ करना है ये इसका आइडिया हमें होना चाहिए। इनको सबको पूरे को सॉल्व करना है। जैसे 5 4 जा 20 है, 4 से 4 कट हो गया, 3 6 जा 18 हो गया। और ये 2 से कट हो गया, 6 2 3 जा, तो 19 3 जा 57 इंटू 17, 7 7 जा 49, 969, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ यही तो मैं बता रहा था, ये ऊपर मैंने लिखा अभी, जब भी कभी विदाउट रिप्लेसमेंट होगा तो वो डिपेंडेंट होंगी। ये यहाँ पर मैंने इसको हाईलाइट भी किया था, आप बिल्कुल इसका ध्यान रखें। ये एक वर्ड है WORD वर्ड, ये खुद एक वर्ड है, शॉर्टकट है, याद रखने का तरीका है कि जब भी विदाउट रिप्लेसमेंट होगा तो वो डिपेंडेंट होंगी। ठीक है ना, वैसे भी रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे हैं तो एक दूसरे पे डिपेंड हो रही है। अगर रिप्लेसमेंट करते जाएंगे तो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो हमें तो ऐसे ही याद रखना है कि विदाउट रिप्लेसमेंट डिपेंडेंट, WORD, W मीन्स विद, O आउट, R रिप्लेसमेंट और D का मतलब डिपेंडेंट। तो विदाउट रिप्लेसमेंट क्वेश्चन में हमने देखा नहीं कि हम समझ जाएंगे कि ये डिपेंडेंट है। ये लिखा हुआ ना विदाउट रिप्लेसमेंट, तो ये डिपेंडेंट है। चलिए क्वेश्चन और लिख लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल, एक बार और देख लेते हैं। एक बैग है जिसमें 5 वाइट हैं, 7 रेड है, 8 ब्लैक है और टोटल 20 बॉल्स में से हमको 4 बॉल्स जो है 1 बाई 1 विदाउट रिप्लेसमेंट निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने सबको एक बॉक्स के अंदर रखा, एक बैग के अंदर रखा और उस बैग में से हमने पहली बॉल निकाली। अब पहली बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वाइट बॉल निकालने की? अगर आप ये C कॉम्बिनेशन भूल जाएं पूरा का पूरा, तो आपके पास फेवरेबल केस कितने होंगे? हमें वाइट निकालनी है तो 5 वाइट होंगे और टोटल केस कितने होंगे 20। तो ये देखिए सीधे 5/20 किया गया है। यहाँ पर हमारे पास टोटल जो है फेवरेबल 5 थी और टोटल 20 थी। हमने इस बैग के अंदर हाथ डाला और उसमें से पहली बॉल निकाला और उसके वाइट होने के चांसेस क्या होंगे? फेवरेबल होंगे 5, टोटल होंगे 20, 5/20। अब जो निकाल लिया उसको रिप्लेस तो किया नहीं, तो वाइट बॉल कम हो गई होंगी ना, एक वाइट निकाल लिया, टोटल में भी एक कम हो जाएगा और फेवरेबल में भी एक कम हो जाएगा। तो अब 4/19 हो गया। देखो 5 में से एक कम हुआ, 20 में से एक कम हुआ, फिर दूसरी निकाल दिया। फिर तीसरा जब निकाला, जब 2 बॉल निकल चुकी वाइट, तो पहले 5 थी 4 बची, अब एक और निकाल लिया तो 3 बची। टोटल में भी पहले 20 थी, फिर 19, अब 18 हो गई। फिर उसके बाद फिर एक और निकाल दिया और अब टोटल बची 17। सबका मल्टीप्लाई कर दिया। ये मैंने C इसलिए लगा दिया है क्योंकि अभी हो सकता है क्वेश्चन में वो कहेंगे कि हमने एक नहीं 2 बॉल निकाली, तो 5C2 आएगा, 5C3 आएगा, इस टाइप से। अभी तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन हमने लिया हुआ है। अभी भी कोई प्रॉब्लम किसी को?
चलिए एक क्वेश्चन और मैं ले रहा हूँ, 5 मिनट का टाइम आपका और लूँगा मैं। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जेई के प्रोस्पेक्टिव से भी और बोर्ड में भी। A problem in maths is given to 3 students। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, A B C and their respective probability of solving is 1/2, 1/3 and 1/4। Probability that problem is solved is what? ए ऑप्शन में है 2/3, बी ऑप्शन में 1/3, सी ऑप्शन में 1/2 और डी ऑप्शन में है 3/4। कह रहा है एक प्रॉब्लम है मैथ्स की, 3 स्टूडेंट्स को दिया गया, ए बी सी है स्टूडेंट्स, उनके पहले वाले के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, दूसरे की 1/3 है और तीसरे की जो है वो 1/4 है। तो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बतानी है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड का मतलब क्या हुआ, क्या पूछना चाहते हैं? प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड मीन्स क्या इसका मतलब है? एटलीस्ट वन इज सॉल्व द प्रॉब्लम, at least one is solve the problem। ठीक है ना, प्रॉब्लम इज सॉल्व का मतलब कम से कम कोई एक तो इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले, और ये जो है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगी, एक के सॉल्व करने या ना करने से दूसरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो पी ए यूनियन बी यूनियन सी पूछा जा रहा है, और अभी हमने इस पे बेस्ड अभी एक कुछ थ्योरम लिखी हुई थी, ये थ्योरम नंबर 4, प्रॉब्लम ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए बी सी डी ई इफ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। ये एटलीस्ट की प्रॉब्लम है ना, 1 माइनस नन, तो वही क्वेश्चन है हमारा सेम। ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का बाद, तो 1 माइनस ए बार इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार, और ये हो जाएगा पी ए बार इंटू पी बी बार इंटू पी सी बार। अगर पी ए पता है तो पी ए बार आ जाएगा, तो 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3 और 1 माइनस 1/4, तो ये 1/2 हो गया, ये 2/3 और ये 3/4। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1 माइनस 1/4, 3/4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, खास ध्यान रखें इसका। बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे करते हैं, आज इतना ही, ओके।